We had seen four different ways of classifying polymers. First type था classification on the basis of source of origin. On the basis of source of origin. Second classification we had seen on the basis of structure. Then the third classification we had seen on the basis of mode of polymerization, जो कल हमने शुरू किया था, addition polymer, then condensation and open chain polymerization. Then fourth was the basis of intermolecular forces, on the basis of intermolecular forces. So molecular forces, what kind of molecular forces are acting on polymers in polymer molecule. So we had seen four types of those type of bonding between monomers. तो first क्या देखा था हमने, elastomers. Then we had seen, pardon, the first was elastomer, second was fiber, third was thermoplastic and fourth was thermosetting. तो इलास्टोमर फ्लेक्सिबल बॉन्ड रहेगा, इजीली स्ट्रेच हो जाएगा, वापस रिगेन करेगा अपने शेप को, और उसमें और क्या प्रॉपर्टी लिया था हमने, कोई बोल सकेगा इलास्टोमर्स में कि जो बॉन्ड बनेंगे वो कौन से टाइप के, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग ही पढ़ रहे हैं हम लोग. तो बॉन्ड कौन सा रहेगा, वेंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. वेंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बी ऑब्जर्व्ड इन दैट. और एग्जांपल क्या है, बुना एस, बुना एन एंड वल्कनाइज्ड रबर. यस, वल्कनाइज्ड रबर, बुना एन, बुना एस, नियोप्रीन, आइसोप्रीन. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटा. सर इलास्टोमर्स में वेंडरवॉल फोर्स वीक रहेंगे कि स्ट्रॉन्ग? फोर्सेस फ्लेक्सिबल रहेंगे, फोर्सेस फ्लेक्सिबल रहेंगे और स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे, बट टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं रहेगी, है ना. रबर को हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो टूट जाता है, और रबर बैंड आप देखते हैं जो है, तो वो उसकी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है. बट जो इरेजर हम लोग यूज़ करते हैं पेंसिल को लिखा हुआ मिटाने के लिए, वो कैसा होता है, वो इजीली टूट जाता है, थोड़ा सा एफर्ट्स लगते हैं, फ्लेक्सिबल है बट इट कैन बी ब्रोकन डाउन. तो बॉन्ड तो वीक होते हैं वेंडरवॉल बेसिकली, लेकिन वो इतने ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज रहते हैं कि दे एक्वायर अ फ्लेक्सिबिलिटी, है ना. बॉन्ड वीक रहेगा, जैसे एक के ऊपर एक रखते चले गए तो बॉन्ड वो है वेंडरवॉल फोर्सेस, लेकिन वो फोर्सेस वीक, बेसिकली वीक रहते हैं. ओके, तो वीक फोर्सेस है इलास्टोमर्स में. और नेक्स्ट टाइप देखा था हमने फाइबर, और फाइबर में जो बॉन्डिंग है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है. तो वो कौन सी बॉन्डिंग आ रही थी बेटा फाइबर्स में, एक तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाँ बोलो सर. रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ ऑन है. स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Yes, these two bondings are observed in fiber and it is supposed to be the strongest force of attraction, and the example which we see is polyamide fiber, that is nylon 6 and nylon 6,6. Terylene are the best example for fibers, है ना. जैसे कल हम बात भी कर रहे थे, नाइलॉन रोप हम देखते हैं ना, इट इज हैविंग अ वेरी high tensile strength. Terylene fiber is also having very tensile strength. टेरिलीन फाइबर का यूज होता है फिल्म मेकिंग में, यानी जो रोल फिल्म के रोल्स बनते हैं उसमें टेरिलीन फाइबर होता है. तो ये है फाइबर्स. और थर्ड क्या देखा था हमने, थर्मोप्लास्टिक.
थर्मोप्लास्टिक्स में क्या capable of repeating, capable of recycling, because on heating they get softened and on cooling they get harder. So we can reshape them, we can remold them, they are reusable, and recycling can be carried out easily. We call them as thermoplastics. और थर्मोप्लास्टिक्स के बेटा एग्जाम्पल हमने कल लिखे थे, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड. पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, और पॉलीथीन तो हम देखते हैं पॉलीथीन एक पर्टिकुलर थिकनेस का ही पॉलीथीन रिसाइकल होता है. जो सॉफ्ट और एकदम थिन वाले पॉलीथीन होते हैं उसका रिसाइकलिंग नहीं होता है. इसीलिए जो गवर्नमेंट ने बैन किया है ना पॉलीथीन का, वो एकदम जिसका थिकनेस कम रहेगा, कुछ मिली माइक्रोन्स रहता है, तो वो थिकनेस से एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर वाले अलाउड है, लेकिन जिसकी थिकनेस कम है वो अलाउड नहीं है, क्योंकि दे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड. तो ये है थर्मोप्लास्टिक्स. और लास्ट हमने पढ़ा थर्मोसेटिंग. थर्मोसेटिंग में क्या होता है, दे कैन नॉट बी रिमोल्डेड, दे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड. बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग बट रिजिड. तो रिजिड चीजें कैसी है, जल्दी टूट जाती, दिखती तो स्ट्रॉन्ग है बट दे ब्रेक easily comparatively. So they break, and उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है दे आर इंटरमीडिएट. जो फोर्स जो रहेगा थर्मोसेटिंग का, वो इट इज बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर. तो जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ, थर्मोप्लास्टिक की बात करें, थर्मोप्लास्टिक, आई एम सॉरी, थर्मोसेटिंग. थर्मोप्लास्टिक तो समझ गया हमको. थर्मोसेटिंग की बात करें तो थर्मोसेटिंग्स में बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, bonding is strong but rigid, hence cannot be recycled easily. और उसके एग्जाम्पल कल हमने देखे थे, बेकेलाइट है ना, और मेलामाइन. आप जो घर में किचन में प्लास्टिक वेयर्स यूज करते हैं ना, बोल है, प्लेट है प्लास्टिक की, हम देखते हैं तो वो मेलामाइन से ही बनती है वो. और ऑटोमोबाइल में जो प्लास्टिक यूज होता है वो बेकेलाइट. तो टफ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बट रिजिड होता है. और आप देखते हैं ना कि ऑटोमोबाइल में सामने का जो पार्ट है वो प्लास्टिक का देते हैं. क्यों देते हैं, पीछे का जो उसका बम्पर होता है, सामने का जो बम्पर बोलते हैं जिसको, वो प्लास्टिक का देते हैं. पहले ओल्ड इसमें व्हीकल में वो मेटल का होता था, तो मेटल से ज़्यादा इंजरी होती है. जब हेड ऑन कोलिजन होता है तो मेटल कैसा है, मेटल टूट के लगता है, किसी को उड़ता है, फ्लाई करता है वो टूट के, और किसी व्हीकल में जाके घुस जाता है वो. लेकिन प्लास्टिक अगर लगा रहा तो क्या वो टफ है, वो इम्पैक्ट को तो झेल लेता है, हेड ऑन कोलिजन के इम्पैक्ट को झेल लेगा. और हाँ बेटा, सर थोड़ा आवाज बढ़ सकती है क्या? आवाज तो फुल है राजा. नहीं सर, वो हीना को प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा, उसके घर नहीं, बारिश वो हो रही है. हीना का, बाकी स्टूडेंट को आवाज, वॉइस इज क्वाइट क्लियर, इफेक्टिव. यस सर. यस, देखो ये साक्षी तो बोल रही है, तो उसकी भी आवाज बहुत क्लियर आ रही है मुझे. सर वो बारिश हो रही है ना, उसके इसलिए. हाँ होगा, उधर में थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू होगा, नेट वीक होगा ना, तो नेट वीक होगा तो कई बार प्रॉब्लम होती है. तो बात चल रही थी
थर्मोसेटिंग में बॉन्ड्स आर वेरी टफ, स्ट्रॉन्ग बट रिजिड। तो मैं कह रहा था कि जब हेड ऑन कोलिजन होता है तो प्लास्टिक कैसा है, वो इम्पैक्ट को झेल लेता है और वहीं पर टूट जाता है। ऐसा नहीं है कि उसके टुकड़े उड़ के इधर उधर जा रहे कहीं पर, है ना। तो दैट इज व्हाट द एडवांटेज ऑफ बेकेलाइट पुटिंग इन ऑटोमोबाइल बम्पर, फ्रंट और बैक साइड के बम्पर में प्लास्टिक लगाते हैं। ओके, और उसके यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, बेकेलाइट है, मेलामाइन है, आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग। अब थर्मोप्लास्टिक में लिख रहा था, तो थर्मोप्लास्टिक का जो बॉन्डिंग है, दिस इज बॉन्डिंग बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा रहेगा? फाइबर। फिर उसके बाद थर्मोप्लास्टिक, ऐसा ही आएगा कुछ इसका सीक्वेंस क्या बनेगी? बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर है थर्मो, इट इज बिटवीन, थर्मोप्लास्टिक बॉन्डिंग इज बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर्स। तो सबसे स्ट्रॉन्ग फाइबर का रहेगा, फाइबर इज ग्रेटर देन थर्मोप्लास्टिक, it is greater than thermosetting. Thermosetting is greater than elastomer. तो ये बॉन्डिंग की सीक्वेंस अपन को समझ सकते हैं। ओके, तो दिस इज व्हाट द फोर्थ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हमने देखा। नाउ विल मूव टू द फिफ्थ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, which is quite simple. And what it is? Classification of polymers on the basis of types of different monomers. So on the basis of monomers which are used to prepare polymer, these polymers are classified, and the first we call as homopolymer. Homopolymer इतना easy याद रखने के लिए, only one type of monomers are condensed. Monomers are condensed, only one type, condensed together, are known as homopolymer, only one type. और इसके एग्जाम्पल रहेंगे पॉलीथीन। पॉलीथीन में क्या है? इथीन मोनोमर लेंगे, पॉलीप्रोपाइलीन, देन हम नायलॉन 6, ओनली वन मोनोमर, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, कल हमने देखे थे नायलॉन 6 में, रिंग ओपनिंग वाले में। सर प्रोटीन भी हाँ, प्रोटीन में कैसा होता है, लेकिन अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं, बट दे आर डिफरेंट अल्फा अमाइनो एसिड्स। सीक्वेंस होती है ना अल्फा अमाइनो एसिड की, रहते तो अल्फा अमाइनो एसिड है। आपका क्वेश्चन एकदम सही है बेटा, प्रोटीन्स हैव मोनोमर्स, है ना। और मोनोमर्स कौन से? मोनोमर्स इन द फॉर्म ऑफ different alpha amino acids, different alpha amino acids। लेकिन पॉलीथीन में क्या होगा? सिर्फ इथीन एज अ मोनोमर, पॉलीप्रोपाइलीन में प्रोपाइलीन एज ओनली मोनोमर, नायलॉन 6 में एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम इज द ओनली मोनोमर। लेकिन प्रोटीन्स में क्या है? अल्फा अमाइनो एसिड्स है, लेकिन वो अल्फा अमाइनो एसिड्स में क्या होता है? ये जो आर होता है ना, ये आर हम डिफरेंट यूज करते हैं, तो इसीलिए वो पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर भी बोलेंगे।
लेकिन यहाँ जो हम पॉलीमराइजेशन सीख रहे हैं उसमें ये अल्फा अमीनो एसिड उतना फिट नहीं आ रहा है, बट मोर और लेस इट इज देयर, बट डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड्स आर यूज्ड। ओके, तो बेटा होमोपॉलीमर आ गया है ना। कंडेंसेशन होगा, अब इसमें एडिशन होगा क्या? नहीं, यहाँ कंडेंसेशन होगा। एक 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 करके ऐसे मोनोमर्स आएंगे और आइडेंटिकल हैं, मर्ज हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे और फिर लॉन्ग चेन पॉलीमर आपको मिलते जाएगा। एग्जाम्पल तो लिख दिए हमने, और अब है नेक्स्ट टाइप कोपॉलीमर। कोपॉलीमर, अब कोपॉलीमर में क्या लिखेंगे? जस्ट इसका अपोजिट, टू और मोर मोनोमर्स, टू और मोर मोनोमर्स are added or condensed together, added or condensed together। सही है, तो we call them as copolymers। और two or more different types of monomers, and they are example Buna S and Buna N। अब आप लोग को बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ये बुना एस क्या है, बुना एन क्या है, इसको अभी पढ़ने वाले हैं, है ना। दे आर द टाइप ऑफ रबर के आइसोप्रीन। सो कोपॉलीमर के एग्जाम्पल अभी ध्यान रखेंगे, बुना एस एंड बुना एन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ डिफरेंट मोनोमर। तो one is homopolymer, where only one type of monomers are condensed together. Second है copolymer, two or more different monomers are added or condensed together। एग्जाम्पल आ गए उसके, बुना एन एंड बुना एस। तो ये फिफ्थ टाइप हो गया हमारे क्लासिफिकेशन के प्रोसेस में। और अब सिक्स्थ टाइप जो और भी ज्यादा सिंपल है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबल, those which are easily get biodegradable, on the basis of biodegradability, on the basis of biodegradability। क्या होता है? what do you mean by biodegradation? बायोडिग्रेडेशन यानी क्या होता है बेटा, कोई बोलेगा? बायोडिग्रेडेबिलिटी means what? Those polymers which are easily decomposed or decay by microorganisms present in the environment and convert those into some natural product are called as biodegradable। I repeat again, ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या, किसी भी सब्सटेंस में हम लोग यूज कर सकते हैं इस टर्म को। Those substance or polymers which can be easily decayed by the microorganism present in our environment are termed as biodegradable। अब वो डिके करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, वो एनवायरमेंटल में इजीली यूज्ड होते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। जैसे आपको पता है कि if we take paper or cardboard and dump in the soil, after some time what we see that paper and cardboard they get decayed by some microorganisms present in the soil।
दैट इज व्हाट द डिग्रेडेबिलिटी। और ऐसे बहुत सा इसी बेसिस पे पॉलीमर को क्लासिफाई किया। एक है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या है? कैन बी easily decomposed, can be easily decomposed or decayed by microorganisms and produces environmental friendly product। और नॉन बायोडिग्रेडेबल तो आपको पता है कैनॉट बी डिकम्पोज्ड और डिके इन एनवायरमेंट। इसीलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है? दे आर पोल्यूटेंट, है ना? दे कैन बी टर्म्ड एज पोल्यूटेंट, दे पोल्यूट अवर एनवायरमेंट। नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे अब पॉलीथीन की बात करें हम, तो आप सब जानते हैं, कुछ मैं नया तो बता नहीं रहा हूँ। नाउ यू ऑल आर क्वाइट ग्रोन अप एंड लर्नड कि इतना तो हमारा एनवायरमेंट अवेयरनेस है कि पॉलीथीन अगर सॉइल में चला गया तो वो सालों साल वैसा ही पड़ा रहता है। इट विल नॉट गेट डिकम्पोज्ड और डिकेड एंड देयरफॉर हम हमारे सॉइल को अगर बचाना है, एनवायरनमेंट को बचाना है, तो क्या करते हैं हम? ये सॉइल में नहीं जाना चाहिए। इसी का एक और एग्जाम्पल जैसे हम देखें, अब आपने भी कभी देखा होगा कि जो एनिमल्स है, स्पेशली काउ एंड बफेलोज, इवन डॉग ऑल्सो, they eat something and along with that food they also take the polythene into their stomach। ऐसे मैंने कुछ वीडियोस देखे थे कि ये जो एनिमल्स है, इनके जब स्टमक को क्लियर किया गया, देखा गया, तो उनके बॉडी में काफ़ी सारे पॉलीथीन्स भी मिले। तो वो लाइव जो लिविंग एनिमल्स हैं, जो जिंदे हैं, उनके बॉडी में अगर वो पॉलीथीन चला गया तो वहाँ भी डिकम्पोज नहीं होता, सॉइल में भी डिकम्पोज नहीं होता, है ना? तो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी डेंजरस टू हैव नॉन बायोडिग्रेडेबल, एंड मेजॉरिटी ऑफ पॉलीमर्स आर व्हाट? नॉन बायोडिग्रेडेबल। नायलॉन है, पॉलीथीन है, पॉलीथेलीन है, पॉलीप्रोपाइलीन है, टेरेलीन है ना? ये सब कैसे होते हैं बेटा? नॉन बायोडिग्रेडेबल। और डिग्रेडेबल कौन से होते हैं? आजकल अभी ये ऐसे काफ़ी सारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाते हैं। उसका एक तो सबसे सिंपल एग्जांपल आपको पता होगा कि जो इंजरी होती है तो डॉक्टर स्टिचेस लगाते हैं ना, थ्रेड से, है ना? दे पुट स्टिचेस बाय यूजिंग सर्टन स्पेशल टाइप ऑफ थ्रेड्स। तो वो थ्रेड से जो स्टिचेस लगते हैं ना, वो थ्रेड थोड़े दिनों बाद अपने आप हमारे बॉडी में वहीं के वहीं वो डिके हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, जिसको डॉक्टर बोलता है डिजॉल्व हो गए। स्टिचेस जो थे वो डिजॉल्व हो गए। अब लोगों को समझाने की लैंग्वेज तो वही होती है। तो वो स्टिचेस डिकम्पोज होते हैं, डिके हो जाते हैं, बिकॉज दे आर बायोडिग्रेडेबल। पहले वैसा नहीं होता था। पहले वो स्टिचेस हमको डॉक्टर के पास जाके निकलवाने पड़ते थे। तो इसीलिए पुराने फिल्मों में विलेन वगैरह को दिखाना रहता था, तो विलेन के चेहरे पे ऐसा एक आधी कट दिखाते थे और उसमें ऐसे थ्रेड के स्टिचेस दिखाए जाते थे। तो वो टाइम पे क्या होता था कि जो स्टिचिंग की जाती थी, जो
थ्रेड यूज करते थे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते थे, तो दे डज नॉट गेट डिकम्पोज और डिके, दे डज नॉट गेट डिसॉल्व इन द बॉडी। तो ये है डिफरेंस बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल जो है ये PHBV। PHBV करके एक कंपाउंड है, आगे पढ़ेंगे आप इसको। बायोडिग्रेडेबल में पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइलिन है ना, ऐसा कुछ नाम है, और प्यार से मैं इसे बोलता हूँ, प्यारी है बीवी, है ना। तो PHBV तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, विच कैन बी इजीली डिकेड इन द एनवायरमेंट, और डिके होने के बाद भी क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, बीटा PHBV, हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, PHBV। तो ये है बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल तो आपको कहा हमने, टेरिलीन, नायलॉन, मेलामाइन, बेकेलाइट, जितने एग्जाम्पल लिखना है आप यहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल में लिख सकते हैं, और डिग्रेडेबल के एक दो स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, आगे डिटेल स्टडी है उसकी, प्रिपरेशन, यूजेस और कौन से बॉन्ड बनते हैं, एवरीथिंग वी विल टेक आफ्टरवर्ड, बट राइट नाउ क्लासिफिकेशन के लिए एग्जाम्पल काफी है आपके लिए। तो 6 ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी can be easily decomposed or decayed by microorganisms and can produce environmental friendly product। इसका एक बायोडिग्रेडेबिलिटी का एक आपको बहुत अच्छा सा एग्जांपल मैं समझाता हूँ। शिप जो ओशन में, सी में जो चलते हैं, वाटर में चलने वाले जो शिप है, इसमें क्या होता है कि ऑयल का जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो थ्रू शिप होता है ना, इतना हमको पता है, क्योंकि बाय एयर ऑयल को ट्रांसपोर्ट करना बहुत कॉस्टली है और डेंजरस भी है वो। तो शिप से हम ऑयल ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि ये जो शिप है, जो वेसल है, इसको भी वेसल ही बोलते हैं, शिप या वेसल जो ऑयल लेके ट्रांसपोर्ट करते हैं, कई बार उसमें क्रैक आ जाते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, और वो जो ऑयल है वो सी में पूरा स्पिल हो जाता। आपने देखा होगा बहुत सारे मूवीज में और वीडियोस में। और वो जो ऑयल स्पिल हो जाता है, तो ऑयल क्या है, अब लाइटर देन वाटर, इट विल फॉर्म अ लेयर ओवर द वाटर सरफेस, इट पोल्यूट द वाटर ऑफ ओशन और सी, वाटर गेट पोल्यूटेड। तो उसके साइड इफेक्ट क्या देखते फिर हम, कि जो भी एक्वेटिक एनिमल है, वो एक्वेटिक एनिमल को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, क्योंकि ऊपर में पूरी ऑयल की लेयर बन गई, एंड इट इज वेरी डेंजरस। तो फिर साइंस ने क्या एक डेवलपमेंट किया, बायोटेक्नोलॉजी ने, कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया बनाए, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बना, बैक्टीरिया बनाए, और उस बैक्टीरिया को क्या हैबिट है, वो ऑयल को खाते हैं, दे ईट ऑल द ऑयल। तो जहां पर ऑयल स्पिल हो गया, उस एरिया में वो बैक्टीरिया को छोड़ देते हैं, स्प्रे कर देते हैं, तो वो बैक्टीरिया ऑयल को खाने लगता है, और वेरी फास्ट दे ईट दैट ऑयल पोर्शन विच इज ओवर द वाटर लेवल। और वो खा के फिर क्या होते हैं, तगड़े हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, और जैसे ही वो बड़े हो गए तो वो फिश जो है वो बैक्टीरिया को खा जाती है, और नहीं खाया तो वो बैक्टीरिया अपने आप बर्स्ट हो जाता है, और जो खाने के बाद वो ऑयल को कंज्यूम करता है,
और जो प्रोडक्ट बनता है साइड प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट रादर, तो जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल को कंज्यूम करके बायोडिग्रेडेबल में कन्वर्ट कर देता। इस तरह से वो जो ओशन में शिप के कारण ऑयल स्पिलेज बोलते हैं उसको, जो ऑयल स्पिलेज हुआ था शिप के कारण, वो ऑयल स्पिलेज को बैक्टीरिया पूरा खा जाता है और बैक्टीरिया को फिश खा जाती है बाद में, तो वहाँ का खेल खत्म होता है। तो इस तरह से ये बायोडिग्रेडेबल का अपना पूरा एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि डिकम्पोज या डिके एंड कन्वर्ट एंड द प्रोडक्ट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो ये 6th क्लासिफिकेशन भी हो गया। अब आपको पढ़ाना है एक एक एग्जाम्पल, है ना। तो जितने अभी हमने नाम लिए थे जैसे रबर, बेकेलाइट, नायलॉन, टेरिलीन, मेलामाइन, है ना, इन सब को एक एक डिटेल में आपको पढ़ाने का है। तो पहला हमारे सामने आता है रबर, है ना। सम इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स में फर्स्ट कम्स इलास्टोमर्स। तो बस इधर ही खत्म करते हैं आज, क्योंकि इसको ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। और इलास्टोमर्स तो हमने अभी देखा कि फ्लेक्सिबल बॉन्डिंग है। और बॉन्डिंग कौन सी होती है, वैंडरवाल फोर्सेस होते हैं, वैंडरवाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और मोस्टली इसका जो इलास्टोमर का बेस्ट एग्जाम्पल है वो रबर। और रबर भी नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर, ये दोनों समझेंगे हम। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये इलास्टोमर्स को, दैट मीन्स रबर का डिस्कशन करेंगे और पॉलीथीन का भी डिस्कशन करेंगे। पॉलीथीन में भी 2 टाइप के हैं, एक है लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन और एक हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। ओके, तो आई थिंक this is sufficient for today. Not sufficient, but this is much is over for the day. We will meet tomorrow and continue further. सही है।